राधिका बेड के सामने खुलने वाली खिड़की से दिखाई देने वाले उस बंद गेट को मायूसी से देख रही थी, जहां से उनके बेटे उन्हें यहाँ परायों की भीड़ में शामिल करवा गए थे। 5 दिन से राधिका ऐसे ही गुमसुम थी। कभी उठकर बस नहा धो लेती, कभी चुपचाप खड़ी बाहर देखती रहती। किसी ने उनसे बात करने की कोशिश की भी तो उन्होंने मुंह फेर लिया था। छठे दिन वे चुपचाप लेटी छत निहार रही थी कि जैसे कमरे के शांत वातावरण में उत्साहित स्वर गूंज उठा। राधिका, तुम्हें रंगोली बनानी आती है? कुछ ही दिनों बाद दीपावली है, सारा काम पड़ा है। राधिका चुप रही। नंदिनी हंसी। गूंगी हो गई क्या? राधिका करवट बदलकर लेट गई। उनका जरा भी मन नहीं हुआ जवाब देने का। फिर नंदिनी उन्हें कंधे से सीधा करती हुई बोली, अरे सॉरी, मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। मैं नंदिनी, तुम्हारी रूममेट। यह दूसरा बेड मेरा ही है। राधिका ने अब भी कुछ ना कहा तो नंदिनी उन्हें ध्यान से देखते हुए अपना बेड और सामान ठीक करने लगी। सुबह हुई। राधिका ने नंदिनी पर जैसे ही नजर डाली, नंदिनी ने कहा, गुड मॉर्निंग। राधिका, आंखों से लग रहा है रात को सोई नहीं ठीक से। राधिका ने जवाब तो नहीं दिया, आंखें भरती चली गई। बस जैसे खुद से मन ही मन बात की, जैसे आए नींद जीवन भर पति और दोनों बेटे के आगे पीछे घूमती रही। पति अचानक साइलेंट हार्ट अटैक में चले गए तो दोनों बेटों की गृहस्थी के कामों में लगा दिया। खुद को पोते पोतियों भरे पूरे परिवार की मालकिन आज मैं यहाँ पड़ी हूँ, इन परायों के बीच। इस वृद्धा आश्रम में क्या गलती की मैंने? विदेश जाते हुए दोनों ने घर बेचकर मुझे यहाँ छोड़ दिया। वीजा की समस्या का यही हल ढूंढा उन्होंने, नहीं वीजा का बहाना था। एक बार भी नहीं सोचा मैं कैसे रहूंगी परायों के बीच। संतान का मोह भी कैसा मोह है, जिसके सामने कभी मोह हथियार डाल देती हैं, परंतु यही संतान कैसे इतनी निर्मोही हो जाती है कि अपने माता पिता का मोह भी उसे बंधन जान पड़ता है और वह इस स्नेह और ममता के बंधन से मुक्त हो जाना चाहती है। पिछली दिवाली पर चारों पोते पोतियों के साथ कितना अच्छा लगा था, कहाँ विलुप्त हो गए वे क्षण। किस जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाकर समेट लिए, सब मेरे साथ ही रहने आ गए थे। वह तो बाद में पता चला कि मकान बेचकर साथ रहने का जो सपना मुझे दिखाया था, उसमें सिर्फ उनका स्वार्थ और छल था। राधिका बेजान बनकर पड़ी, बस यही सोच जा रही थी कि जब बेटे छोटे थे तब उन्हें माता पिता की जरूरत थी, तब हम उन पर स्नेह और ममता लुटाते रहे, और उम्र के इस पड़ाव पर जब मुझे उनकी जरूरत है तो वो इतने स्वार्थी हो गए कि उनके बुढ़ापे को बोझ समझकर अकेले ही उन्हें ढोने के लिए छोड़ दिया। अपनी माँ को अकेले बेसहारा छोड़ देने में उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उनके दिल पर पड़े फफोले अचानक फूट पड़े। वे जोर जोर से रोने लगी। नंदिनी ने उन्हें सहारा देकर बिठाया, उन्हें गले से लगाकर चुप करवाया, फिर बहुत ही स्नेह से कहा, चुप हो जाओ राधिका, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय यहीं लाती हूँ, लेकिन बस आज कल से वही सबके साथ पीनी है। राधिका ने पहली बार आंसुओं से भरी आंखें उठाकर नंदिनी को देखा। उससे उम्र में बड़ी ही थी। वो शांत चेहरा, कोमल स्नेहिल स्पर्श, वे अचानक छोटी बच्ची की तरह नंदिनी से लिपट गई और कई दिनों से उनसे दुखी मन का विलाप नंदिनी के
स्नेहिल आगोश में सिमटता चला गया। उसी शाम को राधिका आश्रम की एक बेंच पर चुपचाप बैठी दूर से ही नंदिनी और बाकी रहने वालों को अंताक्षरी खेलते देख रही थी। नंदिनी के स्वर में स्नेह भरा आदेश था जिसे वे चाहकर भी नाकार नहीं पाई थी, और अब सबको हंसते मुस्कुराते देख रही थी और सोच रही थी कि अपने घर व बच्चों से दूर ये लोग इतना खुश किस बात पर हो रहे हैं। क्या बच्चों की याद इन्हें नहीं आती। पुरुष स्त्रियां सब दिल खोल कर गा रहे थे। अब तक राधिका को पता चल गया था नंदिनी को सब यहाँ दीदी ही कहते हैं। वही यहाँ उम्र में सबसे बड़ी थी, और हैरत की बात यह थी कि वे ही सबसे चुस्त और सुख मिजाज थी। फिर नंदिनी उठकर राधिका के पास ही बैठ गई। पूछा, राधिका क्या सोच रही हो। यही कि मैंने क्या गलती की जो मेरे बेटे मुझे यहाँ छोड़ गए। मैंने अपने पति का बनाया हुआ इतना सुंदर घर अपने बेटों के कहने पर बेच दिया। हाँ, यही गलती तो की तुमने। मेरे पति ने अपनी बीमारी के अंतिम दिनों में बैंक में घर गिरवी रख दिया था। इस बात पर दोनों बेटे नाराज भी हुए, पर बैंक ही घर महीने अच्छा पैसा देता है। मुझे जब मन लगता है घर भी चली जाती हूँ। उस घर में मैंने भी सारी उम्र बिताई है। वहाँ रहने में अलग ही खुशी मिलती है मुझे, पर अकेलापन तो वहाँ भी है। जब तुम आई मैं वहीं गई हुई थी। दिवाली पर वहाँ की भी थोड़ी सफाई करवा लेती हूँ। नंदिनी इधर उधर घूमकर सबके साथ मिलकर दिवाली की साफ सफाई करवाने लगी। मुंबई के ठाणे में यूवर हिल के पास यह स्नेह कुटीर बनी थी। हर तरह हरियाली ही हरियाली थी। शहर के शोर शराबे से दूर शांत जगह, ऐसा लगता था मानो कोई हिल स्टेशन है। फिर राधिका को यह बात भी पता चला कि यह स्नेह कुटीर नंदिनी ने ही बनवाई है। वही मुंबई यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर रही है। खुश रहती है, सबको खुश रहना ही सिखाती है। शाम को टहलते हुए नंदिनी ने कहा, राधिका तुमसे पूछा था मैंने, रंगोली बनानी आती है क्या। मेरा त्योहार मनाने का कोई दिल नहीं है। बच्चों से दूर वृद्धा आश्रम में कैसा त्योहार। मेरी स्नेह कुटीर को वृद्धा आश्रम क्यों कह रही हो। यहाँ सबको एक दूसरे का स्नेह मिलता है। खूब महफिलें जमती हैं। यहाँ बस स्नेह ही लेना है, स्नेह ही बांटना है। कहते कहते नंदिनी राधिका का हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले आई। वहाँ भी कोई कह रहा था हमेशा बच्चों की हर फरमाइश पूरी की, और यही कहते रहे कि सब तुम्हारा ही है। एक स्त्री ने हंसते हुए छेड़ा, बस उन्होंने सब ले लिया। पहले बोलने वाले पुरुष को भी हंसी आ गई थी। राधिका चुपचाप बातें सुन रही थी। नंदिनी ने उन्हें वहीं एक कुर्सी पर बिठा दिया। फिर कहने लगी, यहाँ अपनी उम्र में लोगों से बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक जैसी समस्याएं, एक जैसी खुशियाँ, सब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम अकेले नहीं हैं। हम एक दूसरे की दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। सामने वाले के पास हमारी बात को सुनने का समय है। वह हमें गंभीरता से ले रहा है। यह एहसास ही इस उम्र में खास सुकून देने वाला है। कहकर नंदिनी ने राधिका का कंधा थपथपाया। राधिका ने उन्हें देखा। आंखों की आंखों से बात हुई, मानो मौन ही मुखर होकर भावनाओं को बांच रहा हो। इतने में सामने बैठे एक शख्स ने कहा, और बेटों के साथ रहने से रहने के अलावा कौन सा संरक्षण मिल रहा था मुझे। अवंचित सा इधर उधर घूमता रहता था, और अगर वे अच्छे भी होते तो क्या होता।
मेरे पास रात दिन तो ना बैठे रहते, ना उनकी भी पत्नी है, बच्चे हैं, वहाँ भी अकेले ही खाता था। यहाँ तो सबके साथ हँसते बोलते खाता हूँ। फिर उन्होंने राधिका से पूछा, राधिका जी आपको किस चीज़ का शौक रहा था? राधिका को अभी तक किसी का नाम नहीं पता था। उसे कोई रुचि ही नहीं थी। इन लोगों में इतना ही कहा, मैंने हमेशा पति और बच्चों की पसंद के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं। नंदिनी ने स्नेह भरी फटकार लगाई। महेश जी तुम्हारा शौक पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अपने लिए अच्छा ही लगता रहा होगा। बस मुझे हमेशा परिवार के लिए कुछ ना कुछ किचन में बनाना पसंद रहा है। सो कुकिंग ही सो कह सकती हूँ। अपना एक महिला जोर से हंसी। वाह शुक्र है, खाना बनाने का शौकीन कोई तो आया नहीं। तो यहाँ सबको खाने का ही शौक है। किचन में हमारे श्याम काका और उनकी पत्नी सरला काकी, जो जरा नई नई रेसिपी बता देना, कुछ अलग स्वाद होगा, फिर और मज़ा आएगा। राधिका ने ठंडी गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। नंदिनी ने बात बदल दी, ठीक है चलो अब बताओ बाजार से क्या क्या मंगवाऊं? अंजू आज फ्री है, वह शाम को लिस्ट लेने आएगी या अजय भी आ सकता है। इतने में नंदिनी का मोबाइल बजा। वह बात करती हुई हॉल से बाहर चली गई। राधिका ने पूछा, अजय अंजू कौन है? इनका छोटा बेटा, बड़ा बेटा तो विदेश में है। अंजू इनकी बेटी है। राधिका को जैसे करंट लगा। इनकी बच्चे और ये यहाँ रहती हैं। हाँ इन्हें हम सब के साथ अच्छा लगता है। कभी कभी अपने घर भी जाती हैं। तुम आई तो गई हुई थी ना? नहीं तो तुम्हें इतने दिन रोने थोड़े ही देती। यहाँ हर नए आने वालों का बेड उनके रूम में ही लगता है। इन्हें आता है हम जैसों को तसल्ली देकर खुश रखना। रिटायरमेंट के बाद इनका काम है अपने बच्चों से अपेक्षित उदास अकेले इंसान को फिर जीवन नए सिरे से जीना। इतने में नंदिनी अंदर आ गई तो बात वहीं रुक गई। अजय आया और आकर जिस तरह सबसे मिला, राधिका हैरान रह गई। नंदिनी कहकर रहीन का छोटा बेटा, बड़ा बेटा तो विदेश में है। अंजू इनकी बेटी है। राधिका को जैसे करंट लगा। इनके बच्चे और ये यहाँ रहती हैं। हाँ इन्हें हम सब के साथ अच्छा लगता है। कभी कभी अपने घर भी जाती है। तुम आई तो गई हुई थी ना? तो तुम्हें इतने दिन रोने ही देती। यहाँ हर नए आने वालों का बेड इनके रूम में ही लगता है। इन्हें आता है हम जैसे को तसल्ली देकर खुश रखना। रिटायरमेंट के बाद इनका काम है अपने बच्चों से उपेक्षित उदास अकेले इंसान को फिर जीवन नए सिरे से जीना। इतने में नंदिनी अंदर आ गई तो बात वहीं रुक गई। अजय आया और आकर जिस तरह सबसे मिला, राधिका हैरान रह गई। नंदिनी कह रही थी, अजय यह रही लिस्ट, कल तक सामान पहुंचा देना। और हाँ मैं इस बार दिवाली पर यहीं रहूंगी। नहीं माँ दिवाली पर तो आपको हमारे पास आना ही है। नहीं अजय इस बार नहीं, कहकर नंदिनी ने राधिका को देखा। वह कुछ हैरान सी थी। अजय लिस्ट लेकर चला गया। अजय अपने साथ गरम गरम कचौरी और जलेबी लाया था। श्याम काका ने नाश्ता प्लेटों में लाकर रखा। सब शुरू हो गए। किसी ने किसी को खाने के लिए नहीं कहा। सब वाह वाह करते हुए खाते रहे। उन 15 लोगों के चेहरों पर छाई शांति देखकर राधिका को अपने अंदर अचानक कुछ पिघलता सा महसूस हुआ। उन्होंने अपने बहते आंसू खुद ही पोंछ लिए थे। बेहद शांत आवाज में वह बोली, दीदी रंगोली कहाँ कहाँ बनानी है? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें आती है बनानी?
कब से पूछ रही हूँ, यहाँ किसी को नहीं आती। देखने का शौक सबको है। दिवाली वाले दिन मेरे एनजीओ के साथी भी आ रहे हैं। यहाँ रंग है, कुछ सामान चाहिए और किचन में कुछ स्पेशल बनाऊंगी। दिवाली वाले दिन जो आप सबको पसंद हो बता दे। नंदनी ने राधिका को गले लगा लिया, बोली, अभी अजय का फ़ोन मिला कर देती हूँ, उसी को बता दो क्या क्या चाहिए। राधिका ने पहली बार अपने आसपास के लोगों के स्वभाव व्यवहार पर ध्यान दिया। सोच रही थी, ये सब भी तो उसी के जैसे हैं, ये भी तो जीना सीख ही गए ना, मैं भी सीख ही जाऊंगी। निर्मोही बेटों के बिना अकेली बहुत दिनों बाद राधिका को अपने मन पर छाया अंधेरा दूर होता सा लगा। दिवाली से पहले ही मन के दिए जो जल उठे थे,